अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में दोबारा खुश आमदीद सामीन मोहतरम। आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त अपने मेज़बान इरफान भट्टी के साथ। सामीन मोहतरम, प्रोग्राम है कारवान जुल्फ़िकार और आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर उमर अव्वाब ख़ान साहब। डॉक्टर साहब डायरेक्टर हैं टीचिंग हॉस्पिटल्स इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आप एक मुख्तसर सा तारुफ मैंने कराया, मैं चाहूँगा कि अपना थोड़ा सा डिटेल्ड तारुफ अपने सामीन के लिए पेश करेंगे आप ज़रा। जी, मेरा नाम उमर अव्वाब ख़ान है। मैं डॉक्टर हूँ जैसे आपने पहले बताया, और मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पे काम कर रहा हूँ इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में। और रिफ़ा यूनिवर्सिटी का जो हेल्थ सेक्टर है, रिफ़ा हेल्थ केयर सर्विसेज, उसमें मैं जो हमारे 3 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनको भी एडिशनली एज अ डायरेक्टर टीचिंग हॉस्पिटल देख रहा हूँ। 99 से तकरीबन नवंबर 99 से मैंने इस रिफ़ा यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। अच्छा। और तब से मैं इसकी खिदमत में लगा। अच्छा, माशाल्लाह, काफ़ी आपको भी टाइम हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज का जो प्रोग्राम है या जो हमने ये प्रोग्राम कारवान जुल्फ़िकार रखा है इस पूरे क्वार्टर में इंशाल्लाह, बेसिकली ये जो इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट के 25 साल कंप्लीट हुए हैं माशाल्लाह से, सिल्वर जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी हवाले से हमारी ख्वाहिश यही है कि ऐसे अफराद जो बहुत शुरू से ही इस मिशन का हिस्सा बने, उनके साथ हमारे सामीन का तारुफ हो। तो सर, ये आप काफ़ी अरसे से इसके साथ हैं, तो क्या कुछ चैलेंजेस पेश आए इस सफ़र में? किस तरह से उनको ओवरकम किया गया? कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया जो माशाल्लाह अब एक बहुत ही सक्सेसफुल इदारे के तौर पे हम मौजूद हैं? चैलेंजेस तो खैर बहुत ज़्यादा थे, और मेरा ख्याल है किसी भी नए इदारे की अगर तश्कील हो, डेवलपमेंट हो, तो वो चैलेंजेस तो अपनी जगह पे मौजूद होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये एक नया आइडिया था जी, और इससे पहले मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड टीचिंग हेल्थ केयर, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 95 में मेडिकल कॉलेज आया। इससे पहले मेरा ख्याल है 1 या 2 शायद आगा खान मेडिकल कॉलेज था सिर्फ, जो कराची में काम कर रहा था। शायद 1-2 और हों, लेकिन इस एरिया में तो कोई भी नहीं था जी। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, फिर उसके लिए टीम ढूंढना, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, जो स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस को देखती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स तय करती है, उसके बाद उसकी इंश्योर करती है कि वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हों, उनको पूरा करना। फिर उसके साथ साथ जो मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि अब तकरीबन 25 साल हो गए हैं, लोगों को तो शायद अब याद नहीं होगा कि फ़ंड्स की शॉर्टेज का बहुत बड़ा मसला था। टीम अवेलेबल नहीं होती थी, स्ट्रक्चर्स नहीं बने हुए थे, SOPs नहीं थे, पॉलिसीज़ नहीं थी, बहुत सारी मतलब इस किस्म की प्रॉब्लम्स थी, जो कि या चैलेंजेस आप कह लें, प्रॉब्लम्स तो नहीं, चैलेंजेस कह लें, जो कि मेरा ख्याल है कि शुरू में फेस हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो शुरू में हमने फेस की। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक नया आइडिया था ये, सही, और इस आइडिया को शुरू में कामयाब इस हद तक बनाया गया, पहले तो अपनी लेवल पर, और अब आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये सिस्टम जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का चल चुका है। सर, जैसे आपने फरमाया कि मेडिकल कॉलेज के लिए टीचिंग हॉस्पिटल का होना बहुत ज़रूरी है, तो शुरू में फिर किस तरह से इस मसले को हैंडल किया गया? जी, लकीली ये जो पाकिस्तान रेलवेज़ हॉस्पिटल है, ये जो वेस्टेज में है, जी, दिस वाज अ बिग हॉस्पिटल, लेकिन ये प्राइमरी हेल्थ केयर पर की लेवल पे चल रहा था जी। और जिस तरह आमूमी तौर पे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स का होता है कि इसको भी फंडिंग और ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज का सामना था, सिस्टम्स नहीं चल रहे थे, तो दे वर ऑलमोस्ट क्लोजिंग इट। तो बिल्कुल मतलब ओके बंद होने की लेवल पे था, या ये कि जब चल भी रहा था तो बिल्कुल ही प्राइमरी केयर पर बिल्कुल बस ओपीडी होती थी, ओपीडी होती थी, कुछ नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ दाखिल हो जाते थे, कोई 1 या 2 मेरा ख्याल है, एक उनका आई का रूडिमेंट्री सा स्ट्रक्चर था, एक ऑर्थोपेडिक्स का था, और एक शायद गायनी ऑप्स का था, ऑब्स्टेट्रिक्स का था। तो वो हॉस्पिटल जनरल साहब ने फिर ये उनको बड़ी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी खिदमत है जो इस वक्त जनरल साहब के नाम के तो फैल ही चल रही है, कि उन्होंने रेलवेज़ को ये आइडिया पेश किया कि हम इस हॉस्पिटल को ले लेते हैं, और इस हॉस्पिटल की सारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी रनिंग है,
इसको हम लोग देखेंगे और इसके नतीजे में रेलवे के जो एंटाइटल पेशेंट्स हैं, वहाँ की लोकल जो आबादी है, जो ज़्यादातर आपको पता है उस एरिया में वेस्टेज के लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर वो गरीब लोग उस तरफ बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनको हम हेल्थ केयर सर्विसेज देंगे। इसको हम डेवलप करेंगे और डेवलप भी हम इसको पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के स्टैंडर्ड्स के तहत करेंगे। इसको हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक लेके जाएंगे और हम यहाँ पर क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ जनरल साहब का ये ख्वाब जो है वो बड़ा कमियां कोताहियों के बावजूद बड़ी अच्छी तरह से वो ये पूरा हुआ। इस वक्त हमारे पास 3 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, एक रेलवे हॉस्पिटल है, एक हमारे पास रिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो डिफेंस इस्लामाबाद में है, फिर इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल है। तो ये इतना बड़ा एक हेल्थ केयर स्ट्रक्चर बन चुका है जिसके अंदर अगर आप ये समझें तो इस वक्त अंदाज़न तकरीबन इस कोविड के इवन टाइम में हम तकरीबन 1000 पेशेंट तो ओपीडी में देखते हैं, 100 के करीब पेशेंट इंडोर में हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। क्वालिटी में ये है कि हम पंजाब मेडिकल हेल्थ केयर कमीशन से बड़े अच्छे मार्क्स के साथ हमारा रेलवे हॉस्पिटल क्वालिफाई किया है, फिर उसके बाद ISO सर्टिफाइड है और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह ताला क्वालिटी सिस्टम्स में कैनेडियन एक्रेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ऑलमोस्ट मुझे याद है कि ये 1 या 2 कमरों से स्टार्ट हुआ था ये ट्रस्ट, ये कॉलेज, और लिटरली मतलब, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस जगह पे यूनिवर्सिटी खड़ी है, मुझे लगता है कि जनरल साहब की जो नीयत थी ना, नेक नीयत, वो और फिर मेहनत, फिर उनके बेटे ने जिस तरह इसको देखा, फिर उसके बाद जो हमारी जो जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे साथी रहे हैं, जितने इस वक्त काम कर रहे हैं, जो पहले काम कर चुके थे, उनकी भी खुलूस नीयत और उनकी मेहनत ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है, जिसने इन तमाम कमज़ोरियों को ओवरकम किया। चाहे फ़ंड्स की कमी थी, चाहे ट्रेनिंग्स की कमी थी, चाहे सिस्टम्स की कमी थी। तो ये सारी चीज़ें, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल पर हम खड़े हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि कभी इंटरव्यूज़ में लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम रिफा यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं जी। तो ये बहुत बड़ा एक क्रेडिट है माशाल्लाह, जो मेरा ख्याल है जनरल साहब को उनके इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनके लिए अजर में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगा जी। बिल्कुल। और ये जो टीचिंग हॉस्पिटल का एक चैलेंज जिसको बड़े अच्छे तरीके से जनरल साहब ने इसको मैनेज किया, इसी तरह आपने जैसे जिक्र किया कि जो मेडिकल कॉलेजेस को जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी PMDC के नाम से उस वक्त, और अब PMC है गलबन, तो इनको कन्विंस करना भी तो एक बहुत बड़ा मसला रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल एक अछूता सा ख्याल था, एक नया आइडिया था जी। ये अछूता ख्याल भी था और ये अभी तक ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि शायद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो मतलब है कि उस तरह से उस स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर सकते जिस तरह के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। अभी तक ये एक ख्याल है, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा था। और जाहिर बात है एक प्राइवेट इदारा गवर्नमेंट के वसाइल तो नहीं रखता, तो उस वक्त इसको कम्पीट करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हुई और PMDC ने इसको रिकग्नाइज़ किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल के अंदर अंदर इसको परमानेंटली रिकग्निशन मिली। फिर अब PMC ने इसको A ग्रेड दिया मेडिकल कॉलेज को, माशाल्लाह। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत जो है अहम कामयाबी है, बिल्कुल, जो हेल्थ केयर में भी और टीचिंग में भी इस ट्रस्ट ने और इस रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने की है। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज जो है, वी आर द पायनियर अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जो मेडिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट्स जो थे वो हमने चैलेंज कबूल किया। पहला एक मेरा ख्याल एक यही मेडिकल कॉलेज था, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जिसने ये सिस्टम पहले इंट्रोड्यूस किया, अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया, और अब PMC और पहले PMDC होती थी, उस करिकुलम को अब वो बाकी कॉलेजेस के अंदर भी उन्होंने भी अडॉप्ट किया, इसको कर रहे हैं। सामईन मोहतरम, प्रोग्राम कारवान जुल्फ़िकार इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं रिफा FM 102.2 पे, और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर उमर अवाब ख़ान साहब, डायरेक्टर हैं टीचिंग हॉस्पिटल्स इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट, और जो 25 साल माशाल्लाह से कंप्लीट हुए उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। और मैं ये बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम इस वक्त फ़ेसबुक पे भी लाइव है। फ़ेसबुक पे जो हमारा पेज है रिफा FM 102.2 का पेज, उस पे इस प्रोग्राम को बराह रास्त देखा भी जा सकता है। और ना सिर्फ आप देख सकते हैं, बल्कि कुछ सवाल करना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपने सवालात भी हमें भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने हल्का सा जिक्र किया, अमूमन ये देखा गया है कि FSC में जो टॉप के पोजीशंस होते हैं या जो हाईएस्ट मार्क्स के साथ स्टूडेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ जाते हैं,
या इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ज़ाहिर है कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं लोगों के लिए, वहाँ पे थोड़ा बेहतर है फ़ी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सुनने में आता है कि जिनको फिर वहाँ एडमिशन नहीं मिलता फिर वो प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ आते हैं। तो आपके ख्याल में इससे एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ तो नहीं होती कहीं? जी देखें, जो आपने एजुकेशन सर्टन स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना जी है। जी जी अच्छा, इसमें देखें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है प्रोसेस, कि प्रोसेस कैसा चल रहा है उस ठीक। एजुकेशन का, और वो जैसे कि आपको पता है पीएमसी ने भी उसको रिकग्नाइज़ किया है, लेकिन हमारे इसके अलावा इंटरनेशनल बॉडीज़ ने भी इस सिस्टम को रिकग्नाइज़ किया हुआ है, वो भी इसको जी। मॉनिटर करते हैं। जो वर्ल्ड वाइड फेडरेशंस हैं एजुकेशन की, मेडिकल एजुकेशन की, वो हमारे सिस्टम्स को रिकग्नाइज़ करती हैं, जो हमारे मेडिकल कॉलेज के सिस्टम को रिकग्नाइज़ करती हैं। दूसरे नंबर पर फिर ये आता है कि जो ठीक है आपकी बात, गवर्नमेंट में ज़ाहिरी बात है जो मेन अट्रैक्शन है वो ये है कि वहाँ पर फीस चार्ज नहीं होती, जी। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है या जो यहाँ की प्रोडक्ट है उसका फिर आउटकम्स के ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट्स बिल्कुल। कैसे निकल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताता हूँ, मुझे खुशी भी होती है, हैरानी भी होती है कई दफ़ा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर आप इनके एलुमनाई लिस्ट जी। निकाल लें मेडिकल कॉलेज की, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त कंसल्टेंट्स हैं, जो इस वक्त फॉरेन कंट्रीज़ में सर्व कर रहे हैं, जो हमारे पास खुद एज अ कंसल्टेंट आ रहे हैं, एनेस्थीसिया में हैं, रूमेटोलॉजी में, इन्फेक्शस डिजीज़ में। आप इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद, चूँकि हमारा वो एरिया जो हम देखते भी जाते हैं, इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर हमारे ही कंसल्टेंट्स, हमारे मेडिकल कॉलेज के कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं। इसी तरह बाहर के मुल्कों से भी जो है वहाँ पे भी कंसल्टेंट्स हमारे काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आउटकम है ये बहुत ज़्यादा अहम है, उसको देखा जाए कि हमारे स्टूडेंट्स किस लेवल तक पहुँचे। तो एक ये सर्टिफिकेट है, सो प्रोसेस को भी मॉनिटर कर रहे हैं और प्रोसेस को भी देखा जा रहा है। ए कैटेगरी में हमारा मेडिकल कॉलेज आया, और इसके बाद ये जो हमारे लोग काम कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सक्सेस मिली है, तो ये एंड प्रोडक्ट का भी मेरा ख्याल है कि बहुत बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारे एल्यूमिनाइज को भी इनवाइट किया हुआ है। इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में उनकी गुफ्तगू भी सामीन हमारे सुन सकेंगे, क्योंकि कल भी जो हमारी गेस्ट हैं वो भी यहीं से फारूक तहसील हैं। कल उनसे इंशाल्लाह सामीन की मुलाकात होगी। और डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो पोजीशन है इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज की, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की, तो कहाँ स्टैंड करते हैं हम? जी मतलब अभी तो हम गवर्नमेंट को तो अलहदा कर लेते हैं, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अल्हम्दुलिल्लाह इसका टॉप मेरिट कॉलेजेस में नाम आता है, ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी। ठीक। और मेरा ख्याल है कि पिंडी इस्लामाबाद में अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिलें तो मेरा ख्याल है ये टॉप पे ही होगा, टॉप होगा या सेकंड होगा इस एरिया के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है वो गवर्नमेंट का अगर 90% या फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ अगर मेरिट आता है तो हमारा कोई 86-87% के ऊपर होता है। ठीक हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कॉलेज हमारा अच्छी इस वक्त ग्रेडिंग में है। टीचिंग हॉस्पिटल डॉक्टर साहब आप उसको देखते हैं, कितने टीचिंग हॉस्पिटल हैं? आपने जिक्र किया 3 हैं, तो क्या किन किन सहूलियात के साथ जो है ये हॉस्पिटल्स मौजूद हैं? जी थोड़ी सी डिटेल के साथ जी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं इनमें तकरीबन जो हमारा एक एक्चुअली प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, लेकिन वो मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन बाकी 3 हॉस्पिटल्स के अंदर अक्सर जो बेसिक मेडिकल हेल्थ केयर है वो तो जो डिपार्टमेंट्स है वो तो सारे मौजूद हैं, जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, पीडियाट्रिक सर्जरी है। उसके बाद हमारे पास ये जो गायनी ऑब्स इसके डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, ईएनटी की सर्विसेज हैं, आई की सर्विसेज मौजूद हैं, स्किन की, साइकेट्री की, साइकोलॉजी की, जो इनके इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं उनकी आईसीयू हमारे पास मौजूद है, ऑर्थोपेडिक्स है, यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट मौजूद है। अभी रिसेंटली हमारे पास जो हमने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी अपग्रेड किया है, सीटी स्कैन्स हैं हमारे पास, फिर उसके बाद डायलिसिस सेंटर्स एक तो रेलवे में काम कर रहा है, एक दूसरा हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेंटल में बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़, ऑलमोस्ट आपको भी इल्म है कि डेंटल में ऑलमोस्ट एवरी फैसिलिटी जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल या अफोर्डेबल प्राइसेस जो है हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट अभी डेवलप किया है, ERCPs गैस्ट्रोस्कोपीज वगैरह ये सारे हम लोग कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मेरा ये ख्याल है कि किसी भी एक जनरल टीचिंग हॉस्पिटल की लेवल की सर्विसेज जो है वो प्राइवेट लेवल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक़ जनरल ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान मरहूम के ख़ानदान से भी है, आपकी मुलाकातें भी रही होंगी, कैसा पाया आपने उनकी शख्सियत के हवाले से? कोई अपने तासुरात का इज़हार करें। जी वो
असल में अगर आप जनरली स्पीकिंग बात करें तो वो अगर आप एक इजमाली जायज़ा जिसको कहते हैं, तो ज़रा गुस्से वाले तो थे लेकिन शफीक बड़े थे जी। और हमारे ऊपर तो उनका, चूँकि हम ज़रा छोटे होते थे तो रौब भी बड़ा होता था। लेकिन एक चीज़ जो मतलब उनकी जो एक जिसको कहते हैं कि सामने की चीज़ को या एक ज़ाहरी अक्स को अगर थोड़ा सा मैं एक वाक़े के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करूं कि असल में वो क्या थे कि एक दफ़ा वो गाड़ी में हमें सैर करा रहे थे अपनी कार में। अच्छा। और पिंडी में मैं था, मुझे छोटा था, मुझे अब नहीं पता, मैं पिंडी में रहता भी नहीं था तब, लाहौर में था। तो हम लोग सैर कराते कराते एक दिन एक गली में घुस गए। अच्छा। और गाड़ी ले गए उसके अंदर और एक और गली में उसके घुस गए। उसके बाद उन्होंने एक दरवाज़ा, एक कच्चे मकान, मतलब कच्चे तो नहीं, मतलब बहुत छोटे छोटे मकान शुरू हो गए। तो वो उतरे, उसके दरवाजे की वो नहीं होती जो कुंडी खटखटाने वाली होती है वो लोहे की, उससे उसको खटखटाया जंजीर से, चेन वाली जो जी। और उसमें से एक अम्मा निकली। अच्छा। इन्होंने अपनी जेब में से पैसे निकाले और उसके हाथ में पकड़ाए और गाड़ी में बैठे और चले गए। कोई बात नहीं की, क्या था क्या नहीं था मुझे अब ख्याल आता है। उस वक्त तो तब भी मैं हैरान हुआ, लेकिन अब तो मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल आता है कि इतना बड़ा आर्मी ऑफिसर, उस वक्त तो मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर लेवल पे थे। अच्छा। सदका किया, बड़ी अच्छी बात है जी। लेकिन वो उन्होंने अपने हाथ से उस खातून, बूढ़ी खातून के घर में, किसी के हाथ भिजवा सकता था, लेकिन उन्होंने खुद जाके उसको दिया। पता नहीं उनके ज़हन में सीक्रेसी थी कि इसकी इज्जत ना खराब हो, पता नहीं उनके ज़हन में ये था कि मैं खुद इतनी एफर्ट करूं तो मुझे पता नहीं कितना सवाब मिलेगा। तो ये उस बज़ाहिर एक रौब-दाब वाली शख्सियत के बिल्कुल ऑपोजिट था। सैरें बड़ी करवाते थे, खाने पिलाने के बड़े शौकीन थे और मतलब है कि गोश्त वगैरह खूब तिक्के शिके खिलाते थे, बच्चों के साथ बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे जिस कहते हैं। और बाद में जो बातें फिर हमें पता लगी, जो इन्होंने AFIC जिस तरह डेवलप किया, लिटरली मतलब ये कि कहा जाता है कि ये अपनी फाइल को लेकर दफ्तर धक्के खाते थे और फिर इन्होंने बनाया, छोड़ा नहीं तक तो प्रेसिडेंट के पास पहुंच गए, कोई मानता ही नहीं था इस बात को। हाँ, मतलब कोई जिस तरह मेडिकल कॉलेज का कॉन्सेप्ट था, ये इंस्टीट्यूट्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने लेके आए हैं। ऐसा ही पहले तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं, इदारे बनाए हैं उन्होंने, बिल्कुल। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना, तो उसके बाद ये यूरोलॉजी और फलां सारे सिस्टम्स बनना शुरू हुए। तो मेरा ख्याल है, और उसके लिए वो यही कहते थे कि मैं जितना भागा हूं ना एक एक दफ्तर में जी, ये उन्हीं अकेले थे वो बिल्कुल इसमें। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा पनाह बनाया उन्होंने, पनाह का इदारा बनाया। असल में मैं जो समझता हूँ ना, एक बहुत बड़ा उनका जो बहुत ही आला चीज़ उनके अंदर मैंने देखी कि वो ये कि लोग अमूमन, और हम सब पाकिस्तानी हजरात यहाँ पर बैठ के बहसें करते हैं, इतराज़ात करते हैं, गलतियाँ निकालते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो काम नहीं करते। बिल्कुल। और उसके मुकाबले में ऐसे लोग जो कि सिस्टम्स डेवलप करें, वो बड़े ही कम लोग हैं। सही। और जनरल साहब उनमें से एक थे। दूसरी चीज़ जो मुझे बड़ी, उनकी नीयत यही थी कि इस मेडिकल कॉलेज और इस सिस्टम के ज़रिए सिर्फ एजुकेशन नहीं, बल्कि हमने वो लोग प्रोड्यूस करने हैं जो पाकिस्तानी, अच्छे मुसलमान पाकिस्तानी शहरी हों जी। और ये भी एक ऐसी आइडिया था मेरा ख्याल है कि जिसकी बरकत से अब यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ तक माशाल्लाह पहुँची। और कोई वजह समझ नहीं आती इसकी, सिवाय नीयत की, उनकी मेहनत के और इरादे के। हमने डॉक्टर साहब एक प्रोग्राम रिफा फैमिली के नाम से प्रोड्यूस किया था। उसमें बहुत सारे ऐसे अफराद आए जो जनरल साहब के साथ इब्तदा से ही शामिल रहे। तो बहुत सारे किस्से, मतलब हर बंदा जो ने डिफरेंट किस्सा उसने शेयर किया, और सारे इसी तरह के थे जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस एक शेयर किया। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे जनरल साहब को। अब उनके बेटे हमारे चांसलर हैं हसन मोहम्मद खान साहब। आप क्या समझते हैं कि वो भी बहुत हद तक रिफ्लेक्ट करती हैं बहुत सारी चीज़ें जनरल साहब की उनमें भी? मुझे लगता है कि जो इस इदारे के साथ एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि जिस लेवल पर जिस किस्म की लीडरशिप की ज़रूरत थी उस वक्त वो उसको मिली है। सही, बिल्कुल। एक आइडिया प्रोड्यूस करना था, उसको उठाना था, उसको ले जाकर एक जगह पर खड़ा करना शुरू करना था। जनरल साहब उसके माहिर थे, उन्होंने किया था उसको, और वो बड़े हौसले की बात है। एक दुकान खोलते हुए बंदे को टेंशन होती है कि पता नहीं क्या बने, इस तरह बेसर और सामानी के आलम में इतना बड़ा रिस्क ले लेना, प्रोजेक्ट लेना, ये जनरल साहब का कमाल। लेकिन हसन साहब ने जिस तरह आगे इसको चलाया है, और कई दफ़ा मतलब ये लगता था कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, और लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से इसको मैनेज किया गया, जिस तरीके से इसके अंदर उनकी विजन रही है, स्पेशली एक्सपेंशन के हवाले से। पहले हम इख्तलाफ भी करते थे उनसे, बहस भी करते थे कि जी पहले कंसोलिडेट कर लें फिर एक्सपेंड करेंगे, लेकिन उनका विजन एक ही टाइम पे बहुत सारे महाज खुले, वो खोले। बड़े हैरान हूँ, मतलब है कि मतलब पर्सनली स्पीकिंग कि अगर
कि हसन साहब रात को सोते कैसे हैं, इतनी हाँ, सारी टेंशन बहुत है, ज़्यादा, मतलब सही बात। सिर्फ मेडिकल कॉलेज की टेंशन नहीं है, डेंटल की है, इंजीनियरिंग की है, पता नहीं कौन कौन सी पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशंस हैं। मैं तो सलूट करता हूँ हौसले में। जब मेरा ख्याल है हसन ने जब इनको इस डिपार्टमेंट, इसको चूँकि जनरल साहब तो बीमार हो गए थे जी 2001-2 में, जी 2000 में, तो हसन उस वक्त 32 के होंगे, हाँ, 32 साल बहुत की उम्र young, में बिल्कुल, आके संभालना, सही और इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स के साथ, इतने बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ, इतने बड़े बड़े नामों के साथ जो लोग आए हुए हैं उनके साथ डील करना, जिसको अगला तो बच्चा ही समझता है ना जी, बच्चा अभी इसको क्या पता। बिल्कुल। और फिर वो तालीम के सिलसिले में भी बाहर रहे, यहाँ की एनवायरनमेंट का नहीं जो पता है, था, बिल्कुल कल्चर बिल्कुल फ़र्क है, आस्ता ऐसा आस्ता ही। उसको सीखा। अच्छा, फिर कल्चर जो टिपिकल पाकिस्तान का जो कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर, उसको समझना बड़ा मुश्किल है, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर को समझना बड़ा मुश्किल है। एक चीज़ मुझे जो बहुत ही अच्छी लगती है कि बहुत होंगी चीज़ें खराबियाँ, लेकिन इस इदारे में हसन का दो चीज़ें रही हैं जो उसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ और बहुत कम है। एक, सूद नहीं लेना, एक रिश्वत नहीं देनी। सही बात है। और मतलब मैं इसका और मैं एक उसमें ऐड करूंगा, पेट्रियटिज्म जो मैंने देखा वो तो अब है, चले। शायद वो जनरल साहब से इनहेरेंट हुआ है, हाँ, लेकिन वो बहुत- भी बहुत उसको भी ज़्यादा जो ना माशाल्लाह। मैं कहता हूँ माशाल्लाह ये से, 3 चीज़ें हैं जो जी। इस इदारे के लिए इतनी यूनिक हैं। मुझे मतलब मैं इसको हाँ, गारंटी सही। दे सकता हूँ, हसन ने कई जगहों पर नुकसान उठाया लेकिन रिश्वत नहीं दी, ऐसे लेकिन ही। वही नुकसान अल्लाह ने अल्टीमेटली फ़ायदे में बदला, बिल्कुल बरकत से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह सूद नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ना किसी सूदी काम में इन्वॉल्व हुए। जी। और आप देखें इन दोनों चीज़ों को पे अमल करने से हमारे इदारे में कितनी बरकत आई है। डॉक्टर साहब, काफ़ी लोग हमें देख रहे हैं फेसबुक पे, हमारे लिए मैसेजेस भी उन्होंने किए हैं। रमीज़ बेग हैं, मोहम्मद शुएब हैं, इश्तियाक फ़ारूक हैं, मोहम्मद इरफान अली हैं, ख़ान अली आबिद हैं, सवालात भी हमें आए हैं और कुछ चीज़ें तो आपने एड्रेस भी कर दी। एक ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा, चूँकि प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होने को है, फ्यूचर प्लान्स ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स के हवाले से भी प्रोजेक्ट है हमारा, अपना जो कैंपस बन रहा है उसका कुछ जिक्र करना चाहें, और हमारे जो तलबा और तालिबात हैं मेडिकल कॉलेज के ख़ास तौर पर, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें इस सिल्वर जुबली के हवाले से डॉक्टर साहब। देखें, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं इसके अंदर तो ये मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर हमने थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग इस तरह की है कि इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट में 2 पोर्शंस कर रही है। एक रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो टीचिंग के साथ डील करती है, और एक रिफा हेल्थ केयर सर्विसेज जो प्योर क्लिनिकल सर्विसेज के साथ। ठीक। तो जो हमारे इस वक्त जो प्रेजेंट हॉस्पिटल्स है उसमें तो हम एक्सपेंशंस कर रहे हैं, और हम उसके अंदर जो हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम इसको इंशाल्लाह ताला इसके अंदर हम एज सून एज पॉसिबल हम मुख्तलिफ पार्टनरशिप्स के ज़रिए, इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए अपने उसके साथ हम इंशाल्लाह ताला इसको एक स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर सर्विस बनाएंगे। इसके लिए भी रिसेंटली हसन साहब ने बल्कि अप्रूव किया, तकरीबन 30 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट है सिर्फ जो अच्छा। परचेज कर लिया गया है, और वो सारा ब्रांड न्यू इंपोर्ट हो रहा है। सही। 300 मिलियन के करीब है। अच्छा, तो ये एक तो बहुत माशाल्लाह। अच्छी हेल्प हो जी। जाएगी। CT स्कैन्स हैं, एक्सरेज हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, लेप्रोस्कोप्स हैं, दूसरी चीज़ें जिससे हमारे हेल्थ केयर को बड़ा एक अच्छा इंशाल्लाह, रिलीफ मिल जाएगा। बिल्कुल। दूसरे नंबर पर जो हमारा जो हॉस्पिटल है जो गुलबर्ग में, वो 600 बेड हॉस्पिटल बन रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। इस सितंबर में जो पहला उसका स्टेज है 150 बेड की, वो स्टार्ट हो जाएगी। दैट विल बी अ कॉर्डिनरी केयर हेल्थ केयर सर्विस, जहाँ पे सिर्फ स्पेशलाइज सर्विसेज होंगी, जैसे कार्डियोलॉजी है, रीनल ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, इस किस्म की। और उसके बाद फिर जो उसके साथ दूसरी बिल्डिंग है, दैट्स 450 जनरल टीचिंग हॉस्पिटल। अच्छा। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है बाकी यूनिवर्सिटी के साथ, जो मैं तो इसको मेडिकल सिटी कहूँगा इंशाल्लाह ताला। जितना 300-400 कनाल की जगह, और उसके अंदर ये सारा बनाना, और लाखों स्क्वायर मीटर्स बिल्कुल की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा, एक तो वो देगी, स्टेटस भी देगी और लोगों की हेल्प भी होगी उसमें। और स्टूडेंट्स के लिए तो मैं एक बात ही कहूँगा कि बस मेरा ये ख्याल है कि नीयत और इरादा, जी, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर खालिस अल्लाह के लिए कर लिया जाए, बिल्कुल, तो कोशिश थोड़ी भी की जाए तो अल्लाह ताला उसमें बहुत बरकत डालता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाने का। शॉर्ट नोटिस पे आप आए, अभी भी एक मीटिंग छोड़ के आप आए हमारे प्रोग्राम के लिए। सो नाइस ऑफ यू। सामने मोहतरम, प्रोग्राम कारवान जुल्फ़िकार आप समात फरमा रहे थे रिफ़ा FM 102.2 पे। हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर उमर अवाब ख़ान साहब, डायरेक्टर हैं टीचिंग हॉस्पिटल्स इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, और उनसे जो सिल्वर जुबली है उसके हवाले से, और कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, क्या चैलेंजेस दरपेश आए, कैसे उनका सामना किया,
और ख़ास तौर पे जनरल साहब के हवाले से भी उनके तासुरात आपने सुने। इरफान भट्टी को रिफ़ा FM 102.2 के स्टूडियो से इजाज़त दीजिएगा। ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में हमें मुआवनत हासिल रही हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की। फेसबुक पे भी उन्होंने मैनेज किया और रेडियो पे भी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिएगा। इसके साथ ही हमारी आज की बराह रास्त नशरियात भी अब इख्तिताम पजीर होती हैं। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।